जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे सोमवार यानी कि 8 जून के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस, और साथ ही में कुछ ट्रेंड को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही में अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब नजर डाल लेते हैं पहले हम शुक्रवार के एक्शन को लेके। तो निफ्टी में शुक्रवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे पूरे भारतीय बाजारों के लिए, और उसके पीछे के कारण थे कि आरबीआई की पॉलिसी का जो रिजल्ट था, क्या है गवर्नर साहब ने बनाया है प्लान, वो उन्होंने 10 बजे डिक्लेयर किया। और वहीं पर आपने देखा होगा निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, सब में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। आप देखेंगे तो एक अच्छी गैप अप ओपनिंग मिली शुरुआती दौर में, हालांकि बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं थी। प्रीवियस क्लोज से अगर बात करें तो सेंसेक्स में करीबन 250 पॉइंट की तेजी थी, निफ्टी में करीबन 60 पॉइंट की तेजी थी, और बैंक निफ्टी में केवल 100 पॉइंट की तेजी थी। मगर उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे तक बाजार में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, और बाद में जाके जब आरबीआई गवर्नर साहब ने कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करी, जिसमें जीडीपी के नंबर थे, इन्फ्लेशन के नंबर थे, इंटरेस्ट रेट के नंबर में क्या बदलाव या नहीं, और उसके बाद सबसे बड़ा जिसके ऊपर पूरे देश और दुनिया की नजर थी वो थे एफआईआई, और जो निवेश है उनके लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं, कैसे हम उनको अट्रैक्ट करें कि वो हमारे भारतीय बाजारों में जो लगातार बिकवाली कर रहे हैं उसको रोक पाए। और वो सब आने के बाद धीरे धीरे बाजार सुस्त देखने को मिला। केवल बैंक निफ्टी में आपको एक तेजी देखने को मिली। अगर देखेंगे तो शुक्रवार के दिन निफ्टी बिल्कुल हल्के से, यानी कि फ्लैट क्लोजिंग बोल सकते हैं, 50 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है, तो इसको बहुत बड़ी गिरावट नहीं कहेंगे। 23,024 के नीचे जरूर बंद हुआ है, मगर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड करके बैठा हुआ है निफ्टी अभी भी, और वो है 23,150 की। सेंसेक्स पे भी नजर करें तो 116 पॉइंट की गिरावट जरूर है, मगर 74,000 के लेवल को सस्टेन करके यहां पर भी क्लोजिंग देकर गया है सेंसेक्स। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब हम 74,000 के नीचे थे, यानी कि डे लो के लेवल पर। बैंक निफ्टी में बात करें तो यहां पर हल्की सी तेजी देखने को मिली है। हरे निशान में 188 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी 54,500 के बेहद करीब बंद हुआ है, और अपने डे हाई के जो लेवल थे वो थे 54,865 के लेवल। अब जानेंगे इसके पीछे के कारण, मगर पहले डालते हैं डेटा पे नजर। तो सबसे पहले डेटा देखें तो 1, 2, 3, 4 कई सारी चीजें हैं, मगर आपको यहां पे ध्यान रखना है। सबसे पहला इंडिकेशन है यूएस डॉलर इंडेक्स। अब देखिए, ये जब बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, यूएस डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो एफआईआई का जो फ्लो है, जो हमारे भारतीय बाजारों में उनका पैसा लगा है, वो धीरे धीरे निकलता जाएगा। यानी कि जितना यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा उतना हमारे एफआईआई के जो फ्लोज है वो धीरे धीरे भारतीय बाजारों से और तेजी में निकलते जाएंगे। तो ये तो एक नेगेटिव डेटा बना है फिलहाल। दूसरी बात करें तो ये पॉजिटिव है, रुपए में हल्का सा सुधार लगातार 2 दिन से देखने को मिल रहा है। शुक्रवार के सेशन में भी रुपया तकरीबन 40 पैसे की स्ट्रेंथ के साथ 95.40 पे बंद होने में कामयाब हुआ। मगर जो एक और इंपॉर्टेंट डेटा है वो है कच्चा तेल। आज से कुछ महीनों पहले बहुत कम ट्रेडर थे जिनको ये पता ही नहीं था कि क्रूड और ब्रेंट ऑयल होता क्या है, इसको क्यों देखना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। देखिए, इसमें शर्माने की बात नहीं, आप जैसे जैसे इंटरेक्ट करते हैं उतना मजा आता है। कच्चे तेल में जितना उछाल आएगा महंगाई बढ़ेगी। महंगाई क्यों बढ़ेगी? कच्चा तेल बढ़ेगा तो यातायात में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो महंगा होगा, और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो जो सामान है मंडियों से आप तक पहुंचने के लिए उसमें ज्यादा पैसा लगेगा और महंगाई बढ़ेगी। तो ये एक सबसे बड़ा और एक बहुत प्यारा सा एक रीजन होता है जिसको आपको अपने माइंड में रख लेना है। तो कच्चा तेल यहां पर हमें फिर से हल्की सी सांस लेता हुआ देखने को मिल रहा है, राहत की। तकरीबन 2.5% की यहां पे नरमी है, मगर कच्चे तेल का पूरा कंट्रोल इस वक्त ट्रंप साहब के बयानबाजी और डिसीजन के ऊपर चलता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। ब्रेंट भी बात करें तो तकरीबन 2% के आसपास की एक हल्की सी यहां पर हमें नरमी देखने को मिल रही है शुक्रवार के सेशन में। अब जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है वो है सोने में और चांदी में, दोनों में हमें शुक्रवार को एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है ऊपरी स्तर से। अगर हम सोने की बात करें तो यहां पर हमें
1,55,730 के लेवल देखने को मिल रहे हैं, जो कि इसी हफ्ते में 1,60,000 के बेहद करीब था। और चांदी जो 2,75,000 के पास पहुंच चुकी थी, वो 2,50,000 के पास आके क्लोजिंग करके शुक्रवार के सेशन में देखने को मिल रहा है। निफ्टी विक्स की बात करें तो इतना बड़ा वोलेटाइल डे रहा, मगर उसके बावजूद निफ्टी विक्स में हमें ज्यादा ना तो कोई तेजी ना ही कोई मंदी। जैसा हमने आपको बताया कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूव जो था एक्सपेक्टेड बाजार कर रहा था या गिर जाएगा, दोनों ही नहीं मिला। यानी कि एक रेंज में, इतने बड़े इवेंट के बाद बाजार अगर एक रेंज में फंसा हुआ है तो ये बाजार के लिए कैसा होगा, इसको आगे के पार्ट में जानेंगे। बढ़ते हुए और गिरते हुए शेयरों की संख्या अगर निफ्टी में देखें तो 1,681 बढ़ते हुए शेयर रहे, वहीं पे गिरते हुए शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि 1,694। अब नजर डालते हैं जिस पर सबकी नजर आजकल रहती है, एफआईआई और डीआईआई के नंबर। तो आरबीआई की पॉलिसी आई, उन्होंने एफआईआई के लिए एक नई चीज भी बताई है, जो कि हम आगे के पार्ट में कवर करेंगे। बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि उसका इंपैक्ट क्या होगा। तो वहां पर होने के बावजूद भी एफआईआई की बिकवाली रुकी नहीं। आज भी एफआईआई ने शुक्रवार के दिन, यानी कि कल आखिरी जो ट्रेडिंग डे था हफ्ते का, उसमें भी बिकवाली करी और बड़ी बिकवाली करी, 8,776 करोड़ की। पूरे हफ्ते अगर आप देखेंगे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जून के सीरीज में, तो अभी तक 31,000 करोड़ की एक भारी भरकम बिकवाली एफआईआई कर चुका है। खैर, साल का तो डेटा आपको पता ही है, शुरुआती साल से ही 2026 से ही लगातार जो आउटफ्लो है वो इनफ्लो में बदल ही नहीं रहा, लगातार बिकवाली हो रही है। वहीं पर घरेलू निवेशक दम लगा के खरीदारी कर रहे हैं बाजार में। शुक्रवार के सेशन में भी घरेलू निवेशकों ने 9,133 करोड़ की खरीदारी करी, जो कि अभी तक के जून के पहले हफ्ते में 33,933 करोड़ की खरीदारी के नंबर बन चुके हैं। और पूरे साल की बात करें, जनवरी 1 तारीख से लेके अभी हम 5 जून तक, तो 4,18,270 करोड़ की खरीदारी है। अब अगर सोचिए, अगर एफआईआई की ये जो बिकवाली है ये कम हो जाए, ये जो 3,27,000 करोड़ रुपए आउटफ्लो हो चुका है अभी तक भारतीय बाजारों से, ये अगर किसी तरीके से रुक जाए, जिसके लिए सरकारें भी सोच रही है, तो हमारा मार्केट वैल्यू कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है, इस पे विचार जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं शुक्रवार को। तो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सेक्टरों में हमें हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली है। हालांकि जो गिरावट में आगे रहा वो निफ्टी मेटल था। निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी हमें नरमी देखने को मिली, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमें फिर से हल्की सी राहत देखने को मिल रही है। आईटी में फिर से बवाल है और आईटी फिर से तकरीबन 1% की गिरावट के साथ है। अब देखिए, बीते हफ्ते में ही आईटी ने जब तेजी दिखाई थी, 4% की तेजी, तो तमाम सोशल मीडिया पे आने लग गया था कि आईटी सेक्टर बूम करेगा, आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, ये चीजें बाजार में रोज बदलती हैं। कभी आईटी इंडेक्स आगे है तो कभी फार्मा आगे है, कभी पीएसयू बैंक आगे है, तो कभी एनर्जी और रियलिटी स्टॉक्स भी आगे रहते हैं। तो ये सेक्टोरियल चेंजेस रहते हैं, इस पे हमेशा से गौर कीजिएगा। एक स्पेसिफिक सेक्टर में कभी भी इन्वेस्ट ना कीजिए, हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें। बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट डेटा की। तो शुक्रवार के दिन शुरुआत होती है अमेरिका के बाजारों से, माफ कीजिएगा, जापान के बाजारों से। तकरीबन 1.25% की भारी भरकम गिरावट। तो जापान के मार्केटों में गिरावट, उसके बाद शुरू होता है हमारा चाइना के मार्केट, और यहां पर भी हमें दबाव देखने को मिला, तकरीबन 1% से 2.25% की गिरावट। हांगकांग के मार्केट पीछे कैसे रह जाए, वहां पर भी हमें 1.25% की गिरावट देखने को मिली। यूके के मार्केट भारी भरकम गिरावट के साथ खुले जरूर थे, मगर फाइनली जाके लाल निशान में बंद हुए, मगर हल्के लाल निशान में। अब जो चिंता की बात है वो है अमेरिका से। जी हां, इसका असर हमें क्या सोमवार को बाजार पे देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो जानेंगे। अमेरिका के बाजारों में फिर से आज हमें गिरावट देखने को मिली है, यानी कि शुक्रवार के सेशन में। अगर यूएस के डॉ जोन्स की बात करें तो यहां पे तकरीबन 1% से, यानी कि 1.25% की गिरावट। और नैस्डैक में सबसे ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है, 4% से ज्यादा की। ये जो नंबर है 3.88, ये 3.88 नहीं है, ये 4% से भारी भरकम गिरावट है। और ये बहुत बड़ा कारण है, अमेरिका में कुछ जो खबरें आई हैं, डेटा जो आया है उसके बेसिस पे, यानी कि मई सीरीज का जो डेटा लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने जॉब्स को लेकर, उस पर बात करेंगे। उसकी वजह से नैस्डैक में भारी भरकम गिरावट है, स्पेशली एआई स्टॉक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसमें गिरावट है। और इसका सीधा असर सोमवार को भारतीय बाजारों के आईटी स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और उसकी वजह से आईटी स्टॉक्स अगर दबाव में आएंगे तो निफ्टी जो तेजी की उम्मीद में बैठे हुए हैं
कॉल को होल्ड करके चले गए हैं वीकेंड के दिन, उनको अब थोड़ा सा यहां पे अफसोस करना पड़ सकता है और शायद सोमवार को उनको एक बड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। आपको बता देते हैं दोस्तों, हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, मगर जब भी ज्वाइन करें ध्यान से करें। हम अपने वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक डाल देंगे। ये चैनल को ध्यान से देख के ज्वाइन करें, फेक चैनल के चक्कर में ना पड़े। देखिए, शुक्रवार के दिन भी हमने आपके साथ 10:15 बजे 10:15 पर अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल आप लोगों के साथ एक एनालिसिस शेयर करी, बिल्कुल लर्निंग पर्पस से, और वो था 23,500 की कॉल 158 से 160 और उसके हाई बने उस वक्त के बाद 170 रुपए के आसपास में। हम तो अक्सर कहते हैं हमारे सभी ट्रेडर से जो हमारे साथ काम करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स पे चलेंगे, यानी कि कछुए की चाल चलेंगे तो तेजी आपको जरूर मिलेगी। स्टेप चलेंगे तो तेजी मिलेगी, भागने की कोशिश करेंगे तो हिट होंगे और एक ही दिन खत्म हो जाएंगे। तो अब आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। चलिए, अब हम कुछ डोमेस्टिक और ग्लोबल न्यूज को डिकोड करते हैं, जो कि था शुक्रवार के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जिसे आपको पता जरूर होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई पॉलिसी को डिकोड करते हैं बहुत सिंपल भाषा में। आपने अभी तक बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा। अगर आपको हमारी बताई हुई बात कितनी जल्दी समझ आती है और कितना क्लियर समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। सबसे पहली खबर रेपो रेट में, जिसके ऊपर आरबीआई की सारी दुनिया की नजर रहती है, देश के सभी लोगों की जो मार्केट में काम करते हैं, जो बैंक्स हैं, सबकी। आरबीआई ने शुक्रवार को रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, यानी कि रेपो रेट है सेम 5.25%। इसका मतलब ना तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं। दूसरा है पॉलिसी से अगर बात करें तो बिल्कुल न्यूट्रल पॉलिसी यहां पे रही है। आरबीआई ने न्यूट्रल स्टांस बनाए रखा है, यानी आगे के फैसले महंगाई और आर्थिक आंकड़ों के आधार पर लिए जाएंगे। अब आगे किस तरह की महंगाई रहती है ये तो क्लियर हो गया है कि महंगाई होगी, और किस तरीके के हमारे इकोनॉमिकल डेटा बनते हैं, किस तरीके से हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स हैं, किस तरीके का हमारा जीडीपी का है, इन सब के बेसिस पे आगे इन बातों के ऊपर आरबीआई डिसाइड करेगा कि क्या करना है। मगर एक चीज देखिए बहुत क्लियर है, युद्ध चल रहा है, भले ही सरकारें अपनी पीठ थपथपाएं कि सब ठीक है, मगर साफ साफ जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो किसी भी देश की इकोनॉमी को बताता है कि वो कितनी तेजी से आगे जा रहा है। और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो अब 6.9 से घटाकर 6.7 कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, जब अगर आपको अपनी वेल्थ देखनी हो कि मैं कितनी तेजी से अमीर हो रहा हूं, तो आप अपने जो सेविंग्स हैं उसको देखिए कि आप कितनी तेजी से अपनी सेविंग्स को बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे ही देश में अगर ग्रोथ देखनी है तो जीडीपी के नंबर देखिए, और जीडीपी के जो नंबर हैं सरकार ने और आरबीआई के जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने बिल्कुल सच में ये लिखा है, पीठ थपथपाई नहीं, कि हम बिल्कुल सेम है, क्योंकि विश्व में चारों तरफ तनाव है, कच्चे तेल में उबाल है, और हमारा तो देश वैसे भी कच्चे तेल पे काफी हद तक निर्भर करता है। तो ये जीडीपी की ग्रोथ उन्होंने 6.9 से 6.7 कर दी है। महंगाई की बात करें तो महंगाई तो होगी और महंगाई ऑलरेडी हो रही है, और आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। सीपीआई महंगाई का अनुमान 4.6 से बढ़कर 5.1% कर दिया गया है। ये बाजार को चिंता में लेके जाने की पूरी कोशिश करेगा आने वाले दिनों में। तो महंगाई देखिए, इसमें कुछ भी आरबीआई गवर्नर साहब ने, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई बात छुपाने की कोशिश करे। उन्होंने साफ करा है कि देखिए जो हमारी ग्रोथ है, जो जीडीपी की ग्रोथ है देश की, वो अब अगले क्वार्टर में, अगले साल में थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि बीते महीनों में बहुत दबाव है, बहुत सारी इंडस्ट्री दबाव में काम कर रही है, और जो महंगाई है वो भी अब बढ़ेगी। तो इसलिए महंगाई बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ कम होगी, तो उन्होंने कहीं भी इसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। लोन और ईएमआई पर असर क्या होगा रेपो रेट में बदलाव न होने पे? ना तो होम लोन, ना कार लोन, ना ईएमआई में फिलहाल कोई भी तत्काल बदलाव नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपका होम लोन, कार लोन चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसे आपस से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जान पहचान होता है। हमारा भी लोन चल रहा है तो लोन में कोई भी बदलाव नहीं, यानी कि आपकी ईएमआई में कोई असर नहीं है। ना तो आपको कोई फायदा है 1 रुपए का, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा ईएमआई देनी पड़ रही है। मगर आगे के वक्त में अगर यहां पर इंटरेस्ट रेट को, रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, क्योंकि महंगाई का अनुमान जो है वो बढ़ सकता है, तो उसको लेके यहां पे थोड़ा सा देश को और आपको सतर्क रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई और सरकार ने विदेशी निवेशक जिसे एफआईआई और एफपीआई के लिए भारत में निवेश करना और आसान बनाने के लिए कुछ कदम घोषित किए हैं, ताकि देश में ज्यादा डॉलर आए, रुपए को मजबूती मिले। और इसी के कारण बीते 2 दिनों से आप देख रहे हैं रुपया हल्का सा मजबूत हो रहा है। बहुत हल्का सा मजबूत हुआ है, ऐसा नहीं है कि मजबूती में बहुत छप्पर फाड़ के आगे चला गया। बात करते हैं आरबीआई पॉलिसी डिकोड
एफआईआई और एफपीआई होता है क्या, बहुत सरल भाषा में समझाएंगे, क्योंकि मार्केट में सिर्फ लेवल्स देखने के अलावा आपको डेटा भी पता होना चाहिए, न्यूज पता होनी चाहिए सरल भाषा में। एफआईआई आपने अक्सर सुना है, ये होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी बड़े निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियां आदि। ये बड़े होते हैं, ऐसे नहीं कि एक आदमी वहां से उठ के रोड से अमेरिका से और लंदन से आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसे एफआई नहीं कहते। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, पेंशन फंड होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती है, ये अपना पैसा लगाते हैं और निकालते हैं। एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये आम आदमी जो भारत में, भारतीय जो विदेशों में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो ये व्यवस्था का नया नाम ढांचा है जिसके तहत विदेशी निवेशक भारतीय शेयर और बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक होता है इंस्टीट्यूशनल और एक होता है पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, यानी कि भारतीय निवेश लोग जो भारत से बाहर रहते हैं, जिसे आप एनआरआई भी कहते हैं, तो भारतीय शेयर और बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। आरबीआई क्या करना चाहता है, मान लीजिए भारत एक दुकान है और विदेशी निवेशक ग्राहक है, यानी कि भारत एक दुकान है, अपना प्रोडक्ट बेचता है और बाहर का इंसान वहां से आके उस प्रोडक्ट को खरीदता है। तो आरबीआई चाहता है कि ये ग्राहक भारत में ज्यादा पैसे निवेश करें। इसके लिए नियमों को थोड़ा आसान बनाया जा रहा है, ताकि क्या होगा, देखिए कितना समझ का काम है, भारत में ज्यादा विदेशी पैसा आए, डॉलर की उपलब्धता बढ़े, यानी कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ेंगे। जितने लोग, अब बाहर से तो कोई रुपया इन्वेस्ट करेगा नहीं, वो तो डॉलर में इन्वेस्ट करेगा, यहाँ पे डॉलर में खरीदारी करेगा, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर हमारे पास और ज्यादा से ज्यादा आएंगे। उससे क्या होगा, रुपए पर जो दबाव है वो कम होगा। और जो हमारे पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, विदेशी मुद्रा भंडार, जिसके तहत हम बाहर से कच्चा तेल खरीदते हैं, बाहर से बहुत सारे हम लोग चीजें भारतीय सरकारें खरीदती हैं अपने देश की आपूर्ति पूरा करने के लिए, तो वहां पर मजबूत बनेंगे। आम आदमी पर इसका क्या असर है, जो वीडियो देख रहा है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, उस पर उसका क्या असर है। रुपए को सहारा मिल सकता है, रुपया थोड़ा सा मजबूत हो सकता है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, डॉलर बहुत तेजी से महंगा होने का दबाव कम हो सकता है, क्योंकि अब लोग अगर निवेश करेंगे तो डॉलर का एकदम से जो रुपया आप देख रहे हैं, बीते सालों में 80-85 रुपए से हम ऑलरेडी 98 तक पहुंच चुके हैं। और जैसे पेट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, बहुत ज्यादा महंगी होने से बच सकती है। शेयर बाजार में विदेशी निवेश बढ़ने पर बाजार को समर्थन मिल सकता है। अभी आपको दिखाया है, एफआईआई की जो बिकवाली है वो 3 लाख करोड़ को भी पार कर चुकी है। और अब मान लीजिए ये बिकवाली अगर रुकती है तो कितना आसान होगा। वहीं पे जो शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स में, उसमें भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और ये सारी चीजें करके किसी तरीके से भारतीय बाजारों को बचाने की कोशिश कर रही है सरकारें। निवेशकों के लिए क्या मतलब है, यदि विदेशी निवेश भारतीय शेयर बाजार में ज्यादा पैसा लगाते हैं तो बैंकिंग, वित्तीय और बड़े इंडेक्स शेयरों को फायदा मिल सकता है। बैंकिंग को सबसे ज्यादा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए आने वाले दिनों में थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ और बैंकिंग सेक्टर की तरफ अपना फोकस आपको करना है। कैबिनेट और ये तो आपको पता ही है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हुई और फलाना फलाना, तो इसको ज्यादा कवर नहीं करेंगे। अब यहां देख लेते हैं, जीडीपी के कुछ नंबर भी आए हैं मई के शाम को, और प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी कहा है। तो 5 इंपॉर्टेंट बातें क्या है। सबसे पहला, जीडीपी की ग्रोथ मजबूत लेकिन थोड़ी धीमी है। ध्यान रखिएगा, जीडीपी की जो ग्रोथ के नंबर आए हैं वो 7.7% रही, जो मजबूत मानी जा रही है, लेकिन एफआईआई 27 के लिए ये घटकर 6.6 रहने की अनुमान है। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। तो जीडीपी की ग्रोथ जो अभी आई है 7.7 है, मगर आगे 6.6 हो जाएगी। पीएम मोदी ने आर्थिक प्रदर्शन की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत की ग्रोथ रिफॉर्म और 140 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है। जैसे कि लगातार घरेलू निवेशक खरीद भी रहे हैं, आप देख ही रहे हैं डीआईआई। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। खैर, इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं देंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। और फॉरेक्स की बात करें, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $642 बिलियन के आसपास मजबूत बना हुआ है। ये विदेश यहां देश में बाहरी आर्थिक झटके जैसे ऑयल वॉर और ग्लोबल क्राइसिस से बचाने में मदद कर रहा है। और इसी को बढ़ाने के लिए, फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए एफआईआई और एफपीआई को जो और एनआरआई को जो एक तरीके से एक बेनिफिट दिया जा रहा है वो है, रुपया दबाव में है, आरबीआई का सपोर्ट है, रुपए का दबाव बना हुआ है क्योंकि कच्चे तेल में कीमतें और वैश्विक तनाव बढ़े हैं। आरबीआई बाजार में दखल देकर रुपए की स्थिति को करने की कोशिश कर रहा है। विदेशी निवेश और वैश्विक असर, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एफपीआई और एफआईआई और एक्सपोर्ट फ्लो को बढ़ाने का फोकस है। सरकार चाहती है ज्यादा विदेशी पैसा आए ताकि डॉलर इनफ्लो बढ़े और रुपया मजबूत हो। ये सबसे बड़ा कदम है इस वक्त सरकार का, ताकि आने वाले वक्त में हम और बेहतर कर सकें। ग्लोबल की बात करें
तो नैस्डैक में जैसा कि हमने आपको बताया अमेरिका के बाजारों से बड़ी खतरनाक खबर है, 4% की गिरावट है। तो सोमवार को थोड़ा सा लहूलुहान आपको भारतीय बाजारों में भी देखने को मिलेगा। मगर अमेरिका के बाजार क्यों गिरे हैं इसकी और डिटेल में हम आपके साथ कल एक वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे। मगर फिलहाल के बता देते हैं, शुक्रवार को वहां पे जॉब के जो नंबर्स आए हैं मई के, वो बहुत जबरदस्त हैं। एक्सपेक्टेड था कि तकरीबन 80,000 के आसपास मिल जाएंगे, मगर जॉब के नंबर्स आए हैं, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुई है वहां पे 1,72,000। अब देश के लिए तो अच्छा है, मगर इससे असर क्या हो गया कि जो वहां पर थोड़ी सी उम्मीद की जा रही थी कि रेट कट हो सकता है, अब वो नहीं होगा। इंटरेस्ट कट जो उम्मीद थी वो नहीं होगा। और इसी की वजह से कभी कभार देखिए कोई चीज अच्छी होती है तो वो बाकी चीजों के लिए बुरी हो जाती है। अब जॉब तो बहुत लोगों की लगी है, वहां पे 1,72,000 लोगों की जॉब ऐड हुई है मई में, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी 80,000। तो जॉब तो ज्यादा लोगों की लगी है, मगर अब जो हायर इंटरेस्ट रेट है इस पे सवालिया निशान खड़ा हो गया कि क्या अब वाकई में वहां पर इन्फ्लेशन है, जॉब नहीं है, तो क्या रेट को कम किया जाए, ये एक सवाल है। और इसी की वजह से एआई से रिलेटेड सारे स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। चलिए अब हम जल्दी से ट्रेंड और लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं, मगर उससे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों, हमारा डेली 2 ट्रेड का सेटअप यानी कि सोमवार 8 जून से शुरू हो रहा है। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है केवल 2,999। अगले 3 हफ्ते जो जून के बचे हैं, डेली के 2 ट्रेड सेटअप, एक मॉर्निंग में एक आफ्टरनून में आपके साथ शेयर होगा। उसके पीछे के कॉन्सेप्ट, लर्निंग और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो व्हाट्सएप का नंबर आप मैसेज करें, कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट खुला हुआ है और यहां पर देखिए बार बार बाजार अब एक रेंज में है। ये एक रेंज में हम कह सकते हैं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ऊपरी स्तर है 23,500, जो कि हमने आपको बताया भी था। पहला 23,465 और उसके बाद 23,500। इसको पार करेगा तभी आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, बड़ा और अच्छा मूव मिलेगा 24,650 के ऊपर। ध्यान रखिएगा ये जो चार्ट है ये केवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर है, ठीक है। अब सोमवार को क्या होगा, सोमवार को यहां पे गिरावट देखने को मिल सकती है। बाजार अगर 23,150 के नीचे लुढ़का, जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स पे दबाव है, वो स्टॉक्स का दबाव अगर भारतीय बाजारों पे भी आता है, नहीं आता है, उसके लिए कल की वीडियो हम आपके साथ आराम से बनाएंगे। जल्दी क्या है, वहां पर आज की जो वीडियो थी ना दोस्तों, सिर्फ न्यूज को आपको डिकोड करने का था। आज जो हम आपको बता रहे हैं ये डेटा पैटर्न, ये सब कल और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर फिलहाल हम एक रेंज में फंसे हुए, जून में हम एक रेंज में फंसे हुए। जब तक ये रेंज टूटेगी नहीं ऊपरी स्तर पे, तब तक एक नई मूव नहीं मिलेगी। तो आज उम्मीद थी बाजार को कि अगर कुछ अच्छा होगा तो हो सकता है 23,550 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, मगर नहीं हुआ और इसी की वजह से हमें दबाव देखने को मिल रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे हम एक्सपोनेंशियल 9, एक्सपोनेंशियल 21 और एक्सपोनेंशियल 50 तीनों के नीचे हैं आज। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। कल अगर सोमवार के दिन बाजार में गिरावट आई तो 23,200 के नीचे गिरावट आएगी और फिर बाजार आपको 22,800 तक के भी दर्शन दिखा सकता है। आने वाले हफ्ते में गिरावट बढ़ सकती है, ध्यान रखेंगे। अगर आज और कल शनिवार और संडे तक कोई ट्रंप साहब की तरफ से कोई बयान आ जाए कि युद्ध रोक दिया गया है, युद्ध खत्म हो गया है, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर कच्चा तेल जो इस वक्त आपने देखा है क्रूड $90 के आसपास में, अगर ये $86 या $88 पे भी बंद हो जाता है तो यहां पर आपको फिर से राहत देखने को मिल सकती है। मगर तब तक के लिए सतर्क रह के काम करें। अच्छी और बड़ी तेजी आपको बार बार बता दिया, ये लेवल 24,650, ये जो लेवल हमने अभी लाइन ड्रॉ करी है, ये लेवल है 24,650 के ऊपर। जब भी निफ्टी जाएगा तो अब हम तैयारी करेंगे, महीने भर से भी कम वक्त में शायद आपको ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखने को मिलेंगे। तब तक थोड़ा सतर्क रह के काम करेंगे। बात करते हैं निफ्टी बैंक में। तेजी की उम्मीद निफ्टी बैंक में ज्यादा है। जैसा आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा था, निफ्टी जो है वो एक रेंज में ऐसे फंस गया है। मगर निफ्टी बैंक आप देखेंगे 3 तारीख से जैसे ही उम्मीद बाजार को लगी कि निफ्टी बैंक की तेजी क्यों हो सकती है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं हम जो फ्लो है, पैसा जो है निवेशकों का, भारतीयों का नहीं, एफआईआई का, फॉरेन इन्वेस्टर का, उनको लाने के लिए कोई प्लान बना रही है गवर्नमेंट। और आप देखेंगे तभी से बीते 3 दिन लगातार, 3 तारीख को, 4 तारीख को और 5 तारीख को निफ्टी बैंक में एक अपवर्ड ट्रेंड है, ये एक अपवर्ड ट्रेंड है। इसलिए तेजी निफ्टी बैंक की तरफ ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। हालांकि हो सकता है सोमवार को एक झटका मिले जिस वजह से अमेरिका के बाजारों में गिरावट है, उसका एक छोटा सा असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिल सकता है। मगर अभी भी निफ्टी और निफ्टी बैंक के मुकाबले, निफ्टी और निफ्टी बैंक इंडेक्स के मुकाबले निफ्टी बैंक ज्यादा तेजी में है। और निफ्टी बैंक में और बड़ी तेजी मिलेगी आपको इस शिखर के बाद, जो कि है 55,500 के लेवल। सतर्क आपको रहना है 53,500 के लेवल के नीचे। इस लेवल के नीचे अगर 53,500 के नीचे लुढ़कता है बाजार, इस रेंज के नीचे, तो थोड़ा सतर्क रहेंगे और तब तक हम बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ काम करेंगे।
निफ्टी बैंक में अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो हम एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर है, जो कि है हमारी ग्रीन लाइन। ब्लू जो है वो है हमारी एक्सपोनेंशियल 21, हम इसके भी ऊपर है, और एक्सपोनेंशियल 50 को पार नहीं कर पा रहे, यानी कि 55,000 के लेवल पे। आज भी हमने 54,800 तक के लेवल देखे, मगर 55,000 को पार नहीं कर पाए। कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मगर ये जो ट्रेंड है आप देखेंगे ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है कुछ इस तरीके से। अब की बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और 55,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, और इनफैक्ट 55,100 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हम 56,000 के लेवल निफ्टी बैंक में ज्यादा जल्दी देखेंगे कंपैरेटिव टू निफ्टी के लिए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं निफ्टी बैंक के बारे में जो हमने बताया है, और बाकी जो और लोगों से आपसे सुना है वो सुने, बनाएं अपनी, मगर अपनी रणनीति, अपना खुद का दिमाग जरूर लगाएं, ध्यान रखेंगे। सेंसेक्स पे बात करें तो गिरावट है, जिस तरीके से अभी आपने देखा था निफ्टी बैंक एक तरफा तेजी में है, सेंसेक्स गिरावट में है। अगर लगातार देखेंगे तो गिरावट में है, तो इसलिए यहां पे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अच्छे सपोर्ट क्या होंगे सोमवार के लिए? अगर आपने कॉल को होल्ड कर रखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, और अगर आपने पुट को होल्ड कर रखा है तो भी लिखिएगा। हालांकि हम हमेशा आपको बताते हैं ऐसे माहौल में वीकेंड पे कोई भी पोजीशन को होल्ड ना करें। समझदार ट्रेडर इस वक्त होल्डिंग के से बचें तो ही अच्छा होगा। अब देख लीजिए, शनिवार इतवार अगर ट्रम्प साहब ने कुछ भी नेगेटिव बोला तो आपके लिए घटना घट सकती है, मगर अभी के लिए सेंसेक्स में जो इमीडिएट रुकावट है वो है 74,750, 74,750, जिसके लक्ष्य आज हमने देखे भी, और वहीं से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये बड़ा एक रुकावट है, इसके बाद हमें एक तेजी देखने को मिलेगी। और नीचे के जो लेवल है सोमवार के लिए, अगर सेंसेक्स ने 73,750 के लेवल को ब्रीच करा तो वहां पर हमें गिरावट फिर से बढ़ते देखने को मिल सकती है। यानी कि बीते 2-3 दिनों में जो एक ट्रेंड में और रेंज में बाजार आया था, ये रेंज ब्रेकआउट करके बाजार नीचे के लक्ष्य दिखा सकता है, क्योंकि नेगेटिव डेटा एक है। अमेरिका में भारी भरकम गिरावट आईटी इंडेक्स को लेके, और आईटी इंडेक्स का वो भी एआई स्पेसिफिक स्टॉक्स का असर सीधा हमें सोमवार को भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा सोमवार को बाजार लहूलुहान हो सकता है अभी के डेटा को देखते हुए, मगर क्या होंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो हम शेयर करेंगे आपके साथ कल की वीडियो में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि प्रोग्राम शुरू होने वाला है सोमवार से 8 जून से, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस है केवल 2,999, 2,999। डेली 2 ट्रेड सेटअप, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें, कॉल ना करें, और जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कभी भी बंद हो सकती है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।